सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महालनोबिस। ये चीजें मैंने आपको कई बार करवाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये महालनोबिस मॉडल जो है वो याद हुआ होगा। सो आपको ये बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ओके, तो हमने अपने लास्ट के लेक्चर में भी देखा था कि महालनोबिस मॉडल जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में जब इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात हो रही थी तब इस मॉडल को हम लोगों ने क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा जोर दिया गया था उसी समय उस मॉडल को हम लोग महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपकी चीज़ें। अगले प्रश्न को लेते हैं। So Little Andaman is on south is separated from Nicobar Island by the okay very good question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है आपको? आपसे पूछ रहा है कि लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार है उसमें दो द्वीप हैं, ऐसे मान लीजिए हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। तो ये जो मान लेते हैं जैसे कि लिटिल अंडमान, इसको मान लेते हैं कि ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये निकोबार आइलैंड है। ठीक है, ये निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों को जो सेपरेट करता है इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं? सो लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार आइलैंड बाय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? कई बार आपके एग्जाम्स में ये जो प्रश्न है मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो राइट आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग प्लीज मत भूलिएगा। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज अक्षय कुमार वन अ नेशनल अवार्ड? ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार जो अभिनेता हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनको नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत उच्च कोटि के एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मूवी, खास करके सोशल बेस्ड जो मूवी है इन्होंने इसको की है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस मूवी के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? रक्षा बंधन, मिशन मंगल, रुस्तम या बेल बटन। ये सारी मूवी इनके द्वारा बनाई गई है। इनफैक्ट मिशन मंगल जो है वो आप लोगों में से अगर कोई लोग नहीं देखा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। अभी आपको बताना है कि किस फिल्म के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है वो मिला है। सो वो मूवी है वो है रुस्तम। ठीक है, मूवी जो रुस्तम है उसके लिए इनको फिल्म फेयर जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड, वो मिला है फिल्म का। ओके, तो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था रुस्तम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो विच इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैज बीन सस्पेंडेड इन 2022 टिल 2025 फॉर डोपिंग? किस भारतीय भाला फेंक, ठीक है, जेवनाइल थ्रो मतलब भाला फेंक को डोपिंग के लिए, आप जानते हैं डोपिंग मतलब इसमें क्या है, दवाइयों का सेवन करते हैं अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जो कि एक तरह से प्रतिबंधित है आपके किसी भी खेल में। ठीक है, तो डोपिंग के लिए इनको 2022 में बैन कर दिया गया है। 2025 तक के लिए इनका क्या नाम है आपको बताना है, इनका क्या नाम है? शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, काशीनाथ नकाई या देवेंद्र झाझरिया? देवेंद्र झाझरिया ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं आपके लिए, क्योंकि ये क्या है, ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट्स। ठीक है, ये पैरा एथलीट्स हैं, ये पैरा एथलीट्स हैं, मतलब ये जो है इनको पैर में कोई समस्या है और इन्होंने पैरा एथलीट्स में जेवलिन थ्रो में इंडिया को दो बार जो है मेडल जीता है, दो बार गोल्ड जीता है। ठीक है, तो देवेंद्र झाझरिया ये अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के दोबारा भी उस गेम को फिर से एक मेडल इंडिया के लिए लेके आए हैं। तो ही इज अ नेशनल चैंपियन। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि डोपिंग में किसको बैन किया गया है। तो ये जो राइट आंसर है वो है शिवपाल सिंह। नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते हो, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक ऑफ 2020। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लिंगराजा टेम्पल
आपने देखा है कि इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो लिंगराज टेम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्न में से किस राज्य में लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लिंगराज टेम्पल जो है कहाँ पे स्थापित है? लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा? उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये खास करके 2 तरह के प्रश्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि लगातार पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट में है, किस राज्य में है, एक इस तरह के प्रश्न होते हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके काल में बनाए गए थे, तो ये भी प्रश्न एक है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, आपसे पूछ रहा है। रॉन्ग ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं, ये क्या होता है? ये एरिया होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, मतलब 1 तो है ही। ठीक है, 1 तो है ही। जब 1 है ही तो आप देखिए ओनली 3 बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब देखते हैं, लिक्विड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। ओके, गुड। फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन कॉज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इट्स शेप। ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार क्या होगा। मैं बता दिया ये गलत है, ये भी मुझे लगता है गलत है। एक बार आप पढ़िए चीज़ों को और आप खुद समझिए, आपने जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही या कौन से गलत है। यस, क्या लगता है आपको कि कौन सा एरिया सही, कौन सा गलत है और कौन सा सही है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला रॉन्ग है और जो थर्ड है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये बोल रहा है इट्स स्टेट बट नॉट इट्स शेप, तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। और ये सही है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो अपना प्रेशर जो है द वॉल ऑफ कंटेनर्स उस पर भी लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3 इन डी। ठीक है, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 and 3 जो है रॉन्ग है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा जाए। द महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच स्टेट। महानदी बेसिन आप जानते हैं ये नॉर्थ का बेसिन है, और किस स्टेट में ये नहीं बहती है ये बताना है। क्योंकि ये नॉर्थ का है, आपको पता है, इसमें एक साउथ का स्टेट आपको मेंशन है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप मैप पे भी देख के बेसिन्स को, रिवर्स को याद कर लोगे तो आपको जो पिक्चोरियल मेमोरी है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा। और मैं आप सभी से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि एक जो मैप होता है छोटा सा, उस पर लेके सारे बेसिन को ड्रॉ करके, और जिस एरिया में बेसिन वो जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है वहाँ पे ऐसे आप मार्क कर दें, तो आपको पता चलेगा कि ये बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है या कोई जो नदी है वो अरेबियन सी में जा रही है। ठीक है, सो ऐसे मैप्स अवेलेबल है मार्केट में, वो इंडिया का मैप होगा, उस सारे में आप स्टेट का नाम लिख दीजिए, और जैसे जैसे बेसिन मूव कर रहा है वैसे वैसे वहाँ पे अलग अलग कलर के पेन से मूव करा के एक मैप बना लीजिए, तो उससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, आइए। ओके, सो हर स्टार्ट एन इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की जो पहल है उसका शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अक्टूबर 2022 में हर स्टार्ट नाम का एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है आपका, और आपको बताना है कि किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? हर स्टार्ट। यस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर? पहला इंडियन आर्मी ऑफिसर कौन थे?
टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके बारे में, इस बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि निम्न में से कौन फील्ड मार्शल पहली बार प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ फील्ड मार्शल, मतलब फील्ड मार्शल के लेवल पे सबसे पहले जो पोस्ट पे जो काबिज व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? विक्रम बत्रा, करम सिंह, सैम मैनेक्सो या के एम करियप्पा। यस, इन चारों में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विक्रम बत्रा, करण सिंह, सैम मैनेक्सो या के एम करियप्पा। सो द राइट आंसर आप सबको पता है, सैम मैनेक्सो इज द राइट आंसर। सैम मैनेक्सो इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो 42वां संशोधन था 1976 का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन निम्न में से कौन से शब्दों को जो है आपका प्रियम्बल में जोड़ा था? ठीक है, प्रस्तावना में कौन से वर्ड थे जो 42वें संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे, आपको बताना है। यस, यस, कौन था वो शब्द जिसको जोड़ा गया था? देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न जब मैं आपको क्लासेस करा रहा था थ्योरी के, तो मैं आपको लगातार बता रहा था कि ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और सारे थ्योरी के क्लासेस में मैंने हर एक चीज को मार्क किया है, आपको डेलिबरेटली बताया है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप कि उन पीपीटीज का आप रिवीजन कर रहे होंगे, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो क्या है? वो है पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2020 टोक्यो ओलंपिक? ठीक है, सो टोटल मेडल जो था वो था 7, हाईएस्ट एवर इन एनी ओलंपिक बाय इंडियंस। हाईएस्ट एवर किसी ओलंपिक गेम में भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते गए हैं वो टोक्यो ओलंपिक में जीते गए हैं, और कितने गोल्ड मेडल उसमें थे वो आपको बताना है। एक भी नहीं, 1, 2 या 3। सो आपको पता है इसका आंसर, द राइट आंसर इज 1। और इसको कौन ले गया था? इसको ले गए थे नन अदर देन नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको पता है भाला फेंक जो जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेब्लिश किया हुआ है, और ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। क्लियर है? ओके, सो आगे भी कभी गोल्ड मेडल से रिलेटेड कोई भी खिलाड़ी होगा तो उसका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग्स द अचीवर्स स्टेट इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट? क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब स्टेट से स्टेट के बीच में जो सामान का ट्रैवलिंग होता है, जो सामान लॉजिस्टिक जाता है, वो कितनी आसानी से किसी स्टेट में ट्रैवल करता है, यही पूछा जा रहा है। और इसमें किस राज्य का रैंक जो है वो प्रथम स्थान है, वो आपको बताना है। तो असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो महाराष्ट्र। क्लियर है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एसएससी पूछती है। ओके, तो विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप फट से बता दोगे। अक्टूबर महीने में स्टार्ट होने वाला है, ये नवंबर तक चलेगा, और आप लोग प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो है इंडिया में होने वाला है। जब मैच इंडिया में होती है तो हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इंडिया के मैचेस हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरे वर्ल्ड कप के सारे मैचेस को आप देख रहे हैं। ठीक है, सो क्लियर है? तो राइट आंसर इज इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, उसको किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। सो यूनाइटेड एसएसआर, जो कि प्रेजेंट में रसिया है, यूएसएसआर, और कनाडा, ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या यूएसएसआर, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, कई बार मैंने आपको रटवा सा दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है, अमेरिका से हमने लिया है, क्या लिया है, अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना, अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने लिया है आपके जुडिशियल रिव्यू के जो कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको याद होंगे, नहीं याद हैं प्लीज़ थ्योरी वाले वीडियो कोर्स में जाइए, उसकी पीपीटी आपके लॉगिन आईडी करेंगे तो उसमें पीपीटी आपको मिलेगी, प्लीज़ उन पीपीटीज को अपनी बार रिवाइज कीजिए, बस 2 से 5 मिनट लगेगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर उसमें लिखे गए हैं और काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, so which of the following state was the leading producing state of manganese ore accounting for 33% of total production during 2019-20? मैग्नीज ओर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन था 2019-20 में? यस, ये जो रिसोर्सेज हैं इससे प्रश्न भी आते हैं, मैग्नीज से पूछ लेगा आपको, स्टील से पूछ लेगा, लोहा से पूछ सकता है, गोल्ड डायमंड कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न पे प्लीज आप लोग अपना कंट्रोल रखिएगा। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज वन ऑफ विच इज मेंटेन बाय इंडियन बैंक। ये एक ऐसा अकाउंट है जो भारतीय बैंक द्वारा क्या होता है, मेंटेन होता है इन द फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में, यूजुअली इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, उस देश के करेंसी में इसको मेंटेन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन देयर। ठीक है, मान लो किसी बैंक को ट्रांजैक्शन करना है विदेश में किसी बैंक में, तो वहाँ पे उस देश के करेंसी में वहाँ पे एक अकाउंट रहता है इस बैंक का। मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक जिम्बाब्वे में एक अकाउंट खोला और जिम्बाब्वे करेंसी में वहाँ पे क्या है, अपना अकाउंट में पैसा रखा। उसके बाद क्या होता है कि वो जो कंट्री है इट विल डेफिनेटली ट्रांसफर देयर मनी टू दैट कंट्री, और वहाँ से क्या होगा, जब भी कोई बिजनेस करना पड़े, जब भी कुछ करना पड़े, तो वहाँ से वो लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब वहाँ से कोई चीज़ अगर परचेज करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस करना है, तो वहाँ के करेंसी में वो चीज़ ट्रांजेक्शन जो है वो पॉसिबल है, और उसको कहते हैं नॉस्ट्रो। ठीक है, इसको कहते हैं नॉस्ट्रो। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सा जो बीमारी है वो नहीं होता है, एलिफेंटेसिया, डेंगू, मलेरिया, ये हेपेटाइटिस। ठीक है, बताइए, डेंगू तो नाम से ही मच्छर याद आते हैं आपको, बिल्कुल, मलेरिया से भी मच्छर से ही मलेरिया होता है, एंड एलिफेंटाइटिस जो है उससे भी वो होता है पिलपो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, ये वायरस से होता है। ठीक है, और वायरस क्या होता है, और ये क्या जनरली इफेक्ट करता है, ये आपके लिवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको लिवर को जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कितना आसान क्वेश्चन है, आप सभी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को जानते होंगे। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी जब आप पिनाकल की बुक से कवर कर रहे होंगे, तो उसमें देखा होगा कि कुछ ही मतलब बहुत जल्द आपको ये फैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली बहुत पहले की बात है, जब उस समय वॉइसरॉय वगैरह होते थे, तो उस समय अलग अलग पॉलिसी के साथ वो लोग इंट्रोड्यूस अपने पॉलिसीज़ को इंडिया में करते थे, और वो जो था इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। और दिस पॉलिसी इज वन ऑफ द मेजर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था इसमें, बेसिकली इसमें क्या होता था कि कोई भी राजा है जिसके वारिस कोई नहीं है, तो वो क्या हो जाता, उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया करते थे। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसका है, वो है लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट इनपुट डिवाइस आप समझते हैं चीज़ों को, प्लॉटर, मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बार कोड रीडर। ओके, तो मॉनिटर जो क्या है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर से आउटपुट हमें मिल रहा है, हम चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब उसमें से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। सो आप इसका भी मुझे लगता है बहुत आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट चीज़ें हैं। ठीक है, प्लॉटर भी आप जानते हैं इट्स आउटपुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर इज द राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज
ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। आपको पता है कि जब हीट ट्रांसफर होती है तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में तो होता है, कंडक्शन में तो होगा ही बिल्कुल, कन्वीनियंस में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है हीट ट्रांसफर करने के लिए, और बाकी जो ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, आप जानते हैं इसमें जरूरत पड़ती है हीट ट्रांसफर की। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हमसे क्या पूछा जाए। इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट इज अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स पास्ट? यस, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। पूछ रहा है कि किस साल भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप बेशक इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा तो ये सब कुछ एक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्रेस से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको प्लीज अच्छे से आप याद कीजिएगा, क्योंकि वो भी जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह है तो इस सब से भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1878। 1878 में एक क्या किया गया, एक एक्ट पास किया गया, और वो एक्ट जो है भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला एक्ट था। ठीक है, वो एक्ट जो था वो था कि इंडियंस विल नॉट पोजेस द आर्म्स एंड एमुनेशन। ठीक है, तो 1878 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोल रहा है कि इन द हाइट लैटिट्यूड 15 to 60 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर spectacular coniferous forests are found, these are also called as, क्या कह रहा है कि इन द हाई एयर लैटिट्यूड 50 से 70 डिग्री के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलते हैं, और इनको क्या कहते हैं आपको बताते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट बहुत लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं, काफी खूबसूरत होते हैं, काफी अच्छे लगते हैं देखने में, और इन फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं बताना है। वेल्स, टुंड्रा, लियानोस या टाइगा, किस नाम से इनको हम जानते हैं आपको पता है? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो द राइट आंसर ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टाइगा। ठीक है, उनको हम लोग टाइगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा इसको। ये और बाकी जो है वो ग्रासेस है, वेल्ड्स वगैरह ग्रास है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है ये काफी लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, देखिए फिर शॉर्टकट की का एक प्रश्न आपके पास आया है, इज यूज टू सेव फाइल्स इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में अगर फाइल को सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? आई होप कि आपको सारे शॉर्टकट की याद होंगे। बताइए क्या होगा MS वर्ड 365 में शॉर्टकट की जिससे हम फाइल को सेव करेंगे? यस, तो इसका आंसर है, बहुत आसान है, आपको याद होगा बिल्कुल इसको। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S जो है वो हम सेव करने के लिए यूज करते हैं MS वर्ड 365 में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और क्या कहता है ये कि विच इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, मतलब जो भारतीय एयरक्राफ्ट है जो घर के अंदर बना हुआ है, मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट है, was delivered to Indian Navy on July 28, 2022। मतलब जो भारतीय नौसेना है उसको ये जो युद्ध पोत है ये क्या किया गया है? ये सौंपा गया है 28 जुलाई 2022 को। आपको बताना है कि यह जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये कौन सा है जिसको सौंपा गया है? INS अरिहंत, INS विक्रांत, INS शिवाजी या INS विक्रमादित्य। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हाल ही में इंडियन
नेवी को INS विक्रांत जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, इंडियन नेवी को INS विक्रांत जो है वो सौंपा गया है और ये भारत में बना हुआ विमान वाहक पोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ढुसका इज द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, ढुसका जो है ये किस स्टेट का एक बहुत ही लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, मतलब एक फूड आइटम है। आपको बताना है किस स्टेट का ये फूड आइटम है, पंजाब, झारखंड, केरला या आंध्र प्रदेश। ठीक है, पंजाब, झारखंड, केरला या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। धुसका जो है एक लोकप्रिय व्यंजन है, कहाँ का, झारखंड का। ठीक है, धुसका जो है एक लोकप्रिय व्यंजन है झारखंड का। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों के डिस्कशन के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हुआ होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशंस बाय टीसीएस। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझते हैं तो आई होप आपको जो नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि विच एरिया ऑफ वाई स्टडीज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, किस एरिया से कौन से प्रश्नों को हमें करना है और उसको सीखना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज़ स्टडी हार्ड और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।